सर जी तो एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पीएच के बारे में, ठीक है। पीएच के बारे में देख लेते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा पीएच के बारे में, है कि नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बात नहीं कीजिएगा। पहले क्या पढ़ लेते हैं, पीएच, ठीक है। पीएच के बारे में पढ़ लेता हूँ। पीएच शब्द की उत्पत्ति पहले देख लेते हैं। पीएच शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? पीएच शब्द की उत्पत्ति होती है किससे? पोटेंट शब्द से होती है, जिसका मतलब क्या होता है? पावर। जिसका मतलब क्या होता है? पावर यानी शक्ति। पावर यानी शक्ति। पीएच शब्द की उत्पत्ति पोटेंट से होती है ना, जिसका मतलब क्या होता है? पावर। पावर में शक्ति होता है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। पीएच स्केल की उत्पत्ति देख लिए। अब पीएच स्केल के बारे में समझते हैं। पीएच स्केल का अभी निर्माण के बारे में बताते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ और कौन किया और कितना ईस्वी में किया। ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में अम्ल और भस्म के शक्ति को निर्धारण करने के लिए, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में अम्ल और भस्म के शक्ति को निर्धारण करने के लिए हाइड्रोजन आयन को काउंट कर, कौन चीज? हाइड्रोजन आयन को काउंट कर क्या किया? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल का निर्माण किया, जिसको क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। अब पीएच स्केल का निर्माण किया कौन किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? कितना ईस्वी में किया था? किसके लिए किया था? अम्ल और भस्म की शक्ति को निर्धारण करने के लिए। अम्ल और भस्म के शक्ति को निर्धारण करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, इंडिकेटर हम पढ़ा दिए थे, जिसका मतलब क्या होता है? सूचक। इंडिकेटर सूचक पढ़ा दिए थे, लिटमस पेपर पर बताए थे, लाल गोभी का पत्ता बताए थे, चुकंदर बताए थे ना, ये सब के बारे में बताए थे। ये सब इंडिकेटर होता है। इससे जलीय विलयन अम्लीय है कि जलीय विलयन क्षारीय है, इसका पता चलता है। इंडिकेटर से क्या पता चलता है? जलीय विलयन अम्लीय है या जलीय विलयन क्षारीय है, इसका पता चलता है। लेकिन उससे क्या होता है? स्पष्ट रूप से अम्ल और भस्म के शक्ति का पता नहीं चलता है। अम्ल और भस्म के क्या होता है? शक्ति का पता नहीं चलता है। तो अम्ल और भस्म की शक्ति का पता किससे चलता है? पीएच स्केल से। समझ में आया? जलीय विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, वो बता देगा आपको इंडिकेटर। वो क्या कर देगा? इंडिकेटर आपको बता देगा। लेकिन जलीय विलयन कितना अधिक अम्लीय है या कितना अधिक क्षारीय है, इसका स्पष्ट रूप से पता कौन कर देता है? पता चलता है इसका स्पष्ट रूप से पीएच स्केल पर पता चलता है। समझ में आ गया? आपको पता होना चाहिए कि कोई अम्ल या भस्म क्या होता है, मतलब इतना अधिक तीव्र होता है कि वो शरीर पर पड़ने के बाद क्या कर देता है? शरीर वहाँ क्या हो जाता है? जल जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ अम्ल की शक्ति मतलब इतना कमजोर होता है कि रोज हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे नींबू में क्या रहता है? सिट्रिक अम्ल, इसका उपयोग हम रोज का मतलब नींबू का उपयोग किया जाता है। सेब में होता है मेलिक अम्ल। अब सेब को खाने से क्या होता है? मेलिक अम्ल तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन उतना कोई प्रभाव होता है? नहीं होता। तो कुछ अम्ल क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, और कुछ अम्ल बहुत ज्यादा शक्तिशाली मतलब कमजोर होता है। ठीक है, इसको पता हम लोगों को चलना चाहिए कि कौन अम्ल ज्यादा शक्तिशाली होता है, कौन अम्ल कम शक्तिशाली होता है। अब इसको आप जीभ पर चख करके नहीं पता कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है? विषैला होता है, तीव्रनाशक होता है। अगर जीभ के ऊपर मतलब रख करके पता कीजिएगा तो आपका जीभ जल जाएगा। आप चलिएगा पता करने के लिए, आपका जीभ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसीलिए अम्ल और भस्म को आप लोग क्या कीजिएगा?
या उसको मतलब चखने का प्रयास मत कीजिएगा कि थोड़ा सा चख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कीटनाशक होगा तो वो हानि पहुंचा देगा। उसके लिए क्या किया सोरेनसन, क्या किया सोरेनसन एक स्केल का निर्माण किया। फिर से वो बता देते हैं, पदार्थ के जलीय विलयन में अम्ल एवं भस्म के शक्ति को निर्धारण करने के लिए हाइड्रोजन आयन को काउंट कर क्या किया सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल का निर्माण किया, जिसको क्या कहा जाता है पीएच स्केल कहा जाता है, जिसको क्या किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी आविष्कार कौन किया, आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन किया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1909 ईस्वी में, ठीक है 1909 ईस्वी में किया था। किसके लिए, तो अम्ल और भस्म की शक्ति को निर्धारण करने के लिए, अम्ल एवं भस्म के शक्ति को निर्धारण करने के लिए, शक्ति को निर्धारण करने के लिए, समझ में आ गया होगा कि स्केल का निर्माण क्यों किया, कौन किया, कैसे किया, कितना ईस्वी में किया, आया कि नहीं आया समझ। अब चलिए पीएच स्केल के बारे में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पीएच स्केल, अब इसके मान के बारे में हम पता करते हैं कि पीएच स्केल का मान क्या होता है। पीएच स्केल किसी विलियन में पीएच मान जो होता है, किसी विलियन का पीएच मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। क्या होता है, अब इसको ध्यान से देखिए, नोट में इसको बढ़िया से आपको तो लिखा होगा, लिखा तो देखिए बिलियन में पीएच का मान, किसी बिलियन में पीएच का मान, किसी बिलियन में पीएच का मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है। क्या है, ऋणात्मक मान है। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, पीएच जो होता है, पीएच इसका मान क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक लौग, ठीक है। इसका उपयोग ये जो होता है लघु गुणक के बारे में आप लोग अगला क्लास में पढ़िएगा, इंटर में जब जाइएगा तो इसके बारे में आप विस्तार से पढ़िएगा वहाँ। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है। क्या है, देखिए हाइड्रोजन आयन आ गया ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गया, उसके लघु गुणक मतलब लौग हो गया, साथ में कहता है ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक के लिए माइनस भी दे दिए। तो ये पीएच का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। इसी फॉर्मूला को अलग अलग तरीका से लिख दिया जाता है ऑप्शन में, पूछा जाता है इनमें से कौन सही है। ये फॉर्मूला जो है इसको अलग अलग तरीका से लिख दिया जाता है, उसमें आपको सही देखना है कौन है, उसमें क्या देखना है, सही देखना है कौन है। या बताइए आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलिए तो। log बटा 1 बटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, log हो जाएगा 1 बटा हाइड्रोजन, माइनस नहीं होगा, तो याद रखिएगा माइनस हटेगा तो ये इसका ऐसे हो जाएगा। इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, ठीक है। आपको बराबर याद रखिएगा, माइनस लोग ये क्या है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता H+ क्या दर्शा रहा है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता। अब देखिए आपको पीएच के बारे में, ये H क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ये क्या होता है, P क्या होता है, पावर होता है। ये H हाइड्रोजन आयन के किसको दर्शाता है, पावर को दर्शाता है। पीएच का मतलब क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कर सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन के क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन के पावर को दिखाता है। अब एक बात यहाँ पर समझिए कि हाइड्रोजन आयन में मतलब पीएच स्केल में, ये जो पीएच स्केल के मान में कहीं पर हाइड्रोक्सिल आयन की चर्चा नहीं है,
है। देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। कहता है किसी विलयन में पीएच का मान उसमें उपस्थित, किसी विलयन में पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान। लघु गुणक का क्या है, ऋणात्मक मान है। लेकिन देखिए इसमें ध्यान से केवल और केवल लिखा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता भी दे सकता था, नहीं दे सकता था। केवल और केवल पीएच मान इसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या है पीएच स्केल के आप गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे। लेकिन एक हाइड्रोक्सिल आयन भी होता है ना, भस्म में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। तो उसका चर्चा क्यों नहीं है इसके मान में, उसका चर्चा क्यों नहीं इसके मान में है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, किसी विलयन में पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते थे ना कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान क्यों नहीं है, क्वेश्चन कर सकते थे। क्योंकि हम तो हाइड्रोजन आयन के बारे में जानते हैं, दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में जानते हैं अभी तक। आर्हेनियस कहता है कि कोई पदार्थ जल में घुल मतलब अम्ल जल में घुल करके क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है ना। भस्म के बारे में कहता है हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 2 आयन के बारे में अभी तक पढ़े हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन पीएच के मान में कहीं भी हाइड्रोक्सिल आयन का जिक्र नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको समझिए। आप लोग जल के बारे में जानते हैं, शुद्ध जल। देखिए ध्यान से देखिए, शुद्ध जल के बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, ये आगे क्लास में जाइएगा तब मिलेगा पढ़ने के लिए, इसकी चर्चा नहीं है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध जल के बारे में जानते हैं, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल में क्या होता है, ये शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल की क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन और क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता समान होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जितना रहेगा वो शक्तिशाली अम्ल के शक्तिशाली को दर्शाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाता है, भस्म के शक्तिशाली मतलब भस्म क्या दिखाई देगा, मतलब इससे भस्म का पता चलता है, ठीक है। तो शुद्ध जल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मतलब क्या कह सकते हैं, सांद्रता या मात्रा बराबर होता है। समझ में आया। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा या सांद्रता क्या कह सकता है, बराबर होता है। इसीलिए यह क्या होता है, शुद्ध जल ना ज्यादा अम्लीय होता है ना ही ज्यादा क्षारीय होगा। जब ना ही ज्यादा अम्लीय होगा और ना ही ज्यादा क्षारीय होगा, आप ही बताइए उसकी प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होता है, बात को समझिए। शुद्ध जल क्यों उदासीन होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होता है, बराबर होता है। जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर मात्रा में रहेगा तब वो ज्यादा अम्लीय होगा। ज्यादा अम्लीय के लिए H+ ज्यादा होना चाहिए और हाइड्रोक्स मतलब OH कम मात्रा में होना चाहिए, तब ना ज्यादा अम्लीय होगा रे। या ज्यादा क्षारीय के लिए OH ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और H+ कम मात्रा में होना चाहिए, तब ना ज्यादा होगा, मतलब क्षारीय ज्यादा होगा तब। यहाँ पर तो दोनों बराबर मात्रा में है, H+ और OH-। तो ये ज्यादा ना ही ज्यादा अम्लीय होगा ना ही ज्यादा क्षारीय होगा ना। जब ना ही ज्यादा अम्लीय होगा ना ही ज्यादा क्षारीय होगा तो कैसा होगा, उदासीन होगा। अब बात समझना आया। अब देखिए इसमें होता है क्या, अब शुद्ध जल में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, H+ की मात्रा और OH- की मात्रा क्या होता है, समान होता है। शुद्ध जल में आप क्या मिला दीजिएगा, थोड़ा सा अम्ल और मिला दीजिएगा। शुद्ध जल में क्या मिला दीजिएगा, अम्ल और मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए,
H प्लस की मात्रा कम जाएगा। शुद्ध जल में अभी देख रहे हैं H प्लस और OH प्लस की मात्रा समान है। जब इसमें और अम्ल मिला दीजिएगा क्या हो जाएगा? H प्लस की मात्रा बढ़ जाएगा। H प्लस की मात्रा अब की बार क्या हो जाएगा? लेकिन OH प्लस की मात्रा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब OH समाप्त नहीं होगा। OH जो है समाप्त तो नहीं हुआ, उसका मात्रा कम जाता है। उसका मात्रा क्या हो जाता है? अब हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाएगा। तो बताइए अब की बार विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि H प्लस की मात्रा बढ़ गया। हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है? विलयन अम्लीय हो जाता है। विलयन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि उसमें OH नहीं होता है। OH होता है। अम्लीय में भी क्या होता है? OH, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है। तो पहले विलयन था उदासीन। विलयन जब उदासीन था तो उसमें H प्लस और OH माइनस की मात्रा समान था। अब H प्लस की मात्रा बढ़ जाएगा, OH माइनस की मात्रा क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा कि नहीं? विलयन कैसा हो जाएगा? जैसे मान के चलिए OH की मात्रा बढ़ जाएगा, H प्लस की मात्रा, ये तीन कंडीशन क्या दर्शा रहा है? H प्लस ज्यादा है, OH माइनस कम है। ठीक है। अब ये OH की मात्रा यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। H प्लस की मात्रा यहाँ पर क्या है? बताइए ये विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे? विलयन अम्लीय है या क्षारीय? लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा तो रहेगा। यहाँ पर देखिए विलयन उदासीन है, दोनों है। H प्लस भी OH प्लस है कि नहीं है? समान मात्रा में है। यहाँ पर देखिए विलयन अम्लीय है, उसमें भी H प्लस है ना, OH भी है। लेकिन देखिए विलयन क्षारीय है तो उसमें भी OH है, H प्लस है कि नहीं है? मात्रा उसका कम ज्यादा है, लेकिन है तो दोनों। आप क्या सीखे यहाँ से? विलयन अम्लीय है या क्षारीय? उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा उपस्थित रहता ही रहता है। हाइड्रोक्सिल आयन की भी उपस्थित रहता है। समझ में आया? क्या यहाँ से सीखे एक नया बात? विलयन अम्लीय हो या विलयन क्षारीय हो, H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या रहता है? उसमें क्या होता है? उपस्थित ही रहता है। उपस्थित ही रहता है। चाहे विलयन उदासीन हो कि अम्लीय हो कि क्षारीय हो, हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होता है? इसमें उपस्थित ही रहता है। इसीलिए इसमें अगर विलयन क्षारीय है तो pH स्केल क्या करेगा? pH स्केल से उसको मापेगा। तो अगर विलयन क्षारीय है तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा वहाँ पर कम दर्शा देगा। दर्शा देगा कि नहीं दर्शा देगा? आप ही लोग बताइए। आप समझ में आया कि pH हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर ही पता चल जाता है कि विलयन क्षारीय है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर पता चल जाता है कि विलयन अम्लीय है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर पता चल जाता है विलयन उदासीन। तो हमको OH का जिक्र क्या करेंगे करके? आप भी लोग बताइए। कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दर्शाएगा pH स्केल में तो विलयन हो जाएगा क्षारीय। अधिक मात्रा में दर्शाएगा हाइड्रोजन आयन pH में तो विलयन हो जाएगा अम्लीय। जब समान मात्रा में दर्शाएगा दोनों तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। समझे? pH स्केल में एक का जिक्र है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। समझ में आ गया होगा। ये आप लोग आगे क्लास में जाइएगा तब इसके बारे में। अब हम आपको बता दिए हैं pH स्केल के बारे में पूरा डिटेल से कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा यहाँ पर क्यों लिखा है, इसके सांद्रता पर ही निर्भर क्यों करता है, इसकी सबकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसका pH स्केल का निर्माण कौन किया है, कैसे किया है, कब किया है ना। उसके बाद अब क्या देखना है? pH स्केल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखिए एक स्केल का निर्माण पीएच स्केल पर 0 से कितना तक लिखल रहता है? क्या होता है बोलिए? 14 तक लिखल रहता है। इसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। इसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए 7 पीएच स्केल उदासीन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? उदासीन को। 7 से इधर जैसे ही बढ़िएगा किसको दर्शाएगा? हम 7 से इधर अम्लीयता, 7 से उधर क्षारीयता। 7 से जैसे जैसे इधर आएगा अम्लीयता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा का मतलब तीर ऊपर कर दिए, इसका मतलब बढ़ रहा है। तीर ऊपर का मतलब क्या होगा? बढ़ेगा। 7 से जैसे इधर आइएगा अम्लीयता क्या होगा? बढ़ेगा। बताइए सबसे ज्यादा अम्लीयता 5 के 6 के? 5 के ज्यादा, क्योंकि हम देखिए इधर आने पर बढ़ता है। सबसे ज्यादा अम्लीयता 1 होगा कि 6 होगा? 1 होगा, क्योंकि जैसे 7 से इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ते जाएगा ना। सबसे ज्यादा कमजोर मतलब अम्लीयता, सबसे ज्यादा कम अम्लीयता 2 होगा कि 5 होगा? क्या होगा? 5। सबसे कम वाला ये होगा, ज्यादा वाला ये इधर होगा ना। 7 से जैसे उधर जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्षारीयता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्षारीयता क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये 8 वाला कम क्षारीयता होगा 14 की अपेक्षा में। 14 की अपेक्षा में 8 वाला क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए ज्यादा क्षारीयता 10 या 11? ज्यादा क्षारीयता 11 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग समझ गए हैं इसमें कुछ, लेकिन फंसा देगा। अभी ना आप लोग कर रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो दिमागी से काम करो। यहाँ पर फंस जाइएगा। आप कहिएगा 1 जिसका होगा वो कम अम्लीय होगा, 5 जिसका होगा तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पर संख्या पर काम करने लगेगा। 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है? आप कहिएगा 5 बड़ा है तो अम्लीयता भी 5 वाला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्षारीय में फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। कम अंक वाला कम क्षारीयता, अधिक अंक वाला अधिक क्षारीयता, लेकिन अम्लीयता में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप सोचिएगा 1 और 5 में कौन बड़ा होता है? 5 तो बता देते हैं 5 ज्यादा अम्लीय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्लीयता में कम अंक वाला ज्यादा अम्लीय होगा, अधिक अंक वाला क्या हो जाएगा? कम। 7 पर तो जानते हैं न्यूट्रल होता है, नहीं ज्यादा अम्लीय नहीं ज्यादा क्षारीय। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। आपको पता होना चाहिए उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? आपको बता दिया है, डायग्राम लिखा करके उसमें बता दिया है। पीएच मान याद करने के लिए बोले थे। बताइए नींबू के रस का पीएच मान 2 और 3 के बीच रहता है, 2.5 होता है ना। अमाशय रस का पीएच मान 1.0 यानी 1 होता है। उसके बाद 14 किसका होता है? याद है? या 13 पॉइंट कुछ बोल सकता है? चूना जल का होता है ना। 11 सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ होता है, मतलब 14 होता है। ठीक है, 11 लिखा है ना। बताइए रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4। ये इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आंसू का पीएच मान 7.3। नींबू के रस का तो बताइए दिए है ना। ये जैसे आप याद किए थे कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, वैसे ही आप पीएच मान को याद रखिएगा। इसका और कोई उपाय नहीं है, ये आपके होठ पर रहना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं कि इधर कोई पूछ रहा है इधर दिमाग से गायब हो जाना चाहिए। जैसे ही आप याद किए थे कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो उसी प्रकार याद रखिएगा पीएच मान किसका कितना होता है। समझ में आया? पीएच मान समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आप बड़ा क्लास में जाइएगा, बड़ा प्रोफेसर से मिलिएगा। ठीक है, तब वहाँ पर आप समझिएगा। इसके बाद हमारे बस का नहीं है अब आप लोगों को समझाना। पीएच में नहीं समझे हैं तब भी ठीक है, और समझ गए हैं तब भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब कल समझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया?